Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we are going to start new chapter, new theme, that is theme A, India and the world, land and the people. तो ये जो चैप्टर है, ये नई एनसीईआरटी तो नहीं कह सकते, जो आपकी सोशल साइंस एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड क्लास 7 की जो न्यू एनसीईआरटी थी उसके सेकेंड पार्ट है, जिसका आप देख सकते हैं यहाँ पे थीम ए हम स्टार्ट कर रहे हैं, इंडिया एंड द वर्ल्ड। इसमें 2 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 1, द स्टोरी ऑफ इंडियन फार्मिंग। सो बहुत सारे बच्चों के फाइनल एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में इस बुक से भी चैप्टर्स आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1। ये इसका पार्ट 1 होगा। चैप्टर थोड़ा लेंदी है। ये कंटेंट शीट है। थीम ए में 2 चैप्टर हैं, थीम बी में 2 चैप्टर हैं, थीम सी में 1 चैप्टर है, थीम डी में 1 चैप्टर है, थीम ई में 2 चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे थीम ए के दोनों कर ले, सीक्वेंस में ही करते हैं। अगर पहले कोई सा चैप्टर करना है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सो हियर अ कोट इज गिवन, द स्टोरी ऑफ इंडियन फार्मिंग। जो हमारे इंडिया में फार्मिंग होती है, खेती होती है, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। सो अ फार्मर हु लुक्स आफ्टर द वेलफेयर ऑफ हिज कैटल विजिट्स हिज फार्म डेली हैज द नॉलेज ऑफ सीजन्स। हमारे यहाँ जो किसान है, फार्मर है, वो जो भी अपने उनके पास पशु होते हैं जिनको वो पालते हैं, उनकी भलाई के बारे में वो अच्छे से जानते हैं कि वो उनको कैसे पालना है, उनको क्या नीड्स है। राइट, फार्म पे जो डेली एक्टिविटीज होती हैं वहां विजिट करना, वो देखना, उनको सीजन्स के बारे में पता है कि कौन से ऋतु में या कौन से सीजन में कौन सी फसल बोनी है, कब कौन सी फसल अच्छी होती है। फार्मर इज केयरफुल अबाउट सीड्स, उसे बीजों के बारे में नॉलेज है। एंड इज इंडस्ट्रियस, इज रिवॉर्डेड विद हार्वेस्ट ऑफ ऑल काइंड्स एंड नेवर पैरिश। इंडस्ट्रियस मतलब परिश्रमी, और वो बहुत हमारे जो फार्मर से बहुत मेहनती होते हैं, जिसके रिवॉर्ड के फलस्वरूप मतलब उन्हें इनाम के तौर पर या कह सकते हैं उनकी हार्डवर्क के लिए क्या मिलता है, जो हार्वेस्ट होती है वो हर तरीके की उनकी अच्छी होती है, फसल अच्छी होती है, मेहनत का फल मिलता है, और कभी भी पैरिशेस मतलब होता है नष्ट होना, कभी भी वो नुकसान नहीं होता है। ओके, कृषि प्रसार का ये पोर्शन दिया हुआ है ना। यहाँ पे कुछ इमेजेस दी गई है, आप देख सकते हैं। पहली जो इमेज है यहाँ पे, प्लाइंग अ फील्ड विद प्लाउशेयर पुल्ड बाय एन ऑक्सन, बैल की मदद से खेतों को यहाँ पर जोता जा रहा है। अ फार्मर यूज्ड अ ट्रैक्टर टू प्लाउ द लैंड, यहाँ पे ट्रैक्टर की मदद से खेतों को जोता जा रहा है सेकंड वाली इमेज में। देन थर्ड यू कैन सी विमेन ट्रांसप्लांटिंग राइस सीडलिंग्स। जो धान के पौधे होते हैं जिससे हमें चावल मिलते हैं ना, तो पहले इसके बीज एक जगह पे उगाए जाते हैं, फिर बीजों को ऐसे खेतों में लगाए जाते हैं, तो उसे बोलते हैं ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग्स यूजिंग अ ट्रांसप्लांटर। तो यहाँ पर औरतें हाथ से लगा रही हैं, यहाँ पर ट्रांसप्लांटर, यही काम मशीन के द्वारा किया जा रहा है। सेपरेशन या सेपरेटिंग व्हीट फ्रॉम स्टॉक यूजिंग अ थ्रेशिंग मशीन। यहाँ पे देखो थ्रेशर की मदद से यहाँ पे व्हीट, जो गेहूं की फसल होती है, इस तरीके से उसमें से गेहूं के दानों को अलग किया जा रहा है। ट्रांसपोर्टिंग वेजिटेबल्स ऑन द डल लेक कश्मीर। सो कश्मीर में जो लेक है, डल लेक जिसका नाम है, उसमें कैसे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है वेजिटेबल्स को, सब्जियों को एक जगह से दूसरी जगह पर। सो ये इमेजेस हैं। नाउ बिग क्वेश्चंस कौन कौन से इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। हमारे देश की जो कृषि है, हमारा देश कृषि प्रधान है, बहुत सारे लोग खेती में इन्वॉल्व है ना, तो इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो जानेंगे। देन हाउ आर फार्मिंग, क्लाइमेट, सॉइल एंड वाटर इंटर रिलेटेड। जो खेती हम करते हैं वो बहुत सारी चीजों से जुड़ी हुई है, जैसे क्लाइमेट से, किस जगह का मौसम कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, वहां की मिट्टी कैसी है, पानी की व्यवस्था कैसी है, ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड है, आपस में जुड़ी हुई है। हाउ कैन ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस एंड कॉन्टेम्प्रेरी वंस कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। जो ट्रेडिशनल प्राचीन समय से जो तरीके चले आ रहे हैं, और कॉन्टेम्प्ररी मतलब कि आज के आधुनिक जो चीजें हैं वो कैसे एक दूसरे की पूरक है, कैसे एक दूसरे को पूरक है, कैसे एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट करती हैं, एक दूसरे को मदद करती हैं। तो ये सारी चीजें आज के चैप्टर में हम जानने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक के साथ, इंडियाज एग्रीकल्चरल लैंडस्केप। इंडिया का जो एग्रीकल्चरल लैंडस्केप है, मतलब इंडिया में जो एग्रीकल्चर का सिनेरियो है, उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। फार्मिंग और एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑक्यूपेशन ऑफ ह्यूमन काइंड। मानव सभ्यता में खेती सबसे पुराना एक ऑक्यूपेशन है जिसे लोग अपने जीवन में करते चले आए हैं। इट इनकम्पासेस द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स, रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक्स एंड इन मेनी केसेस ग्रोइंग ऑफ ट्रीज एज पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव फार्मिंग सिस्टम। देखो, जो ये एग्रीकल्चर है ना, एग्रीकल्चर सिर्फ ये नहीं होता है जो आप खेतों में काम करते हैं। एग्रीकल्चर बहुत बड़ा टर्म है। इसमें सॉइल को तैयार करना, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट या जो फसल उगाते हैं वो भी आता है, यहाँ तक कि जो पशुपालन होता है, रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक्स जो पशु हम पालते हैं उसको कहा जाता है। सो पशुओं का पालन जो होता है वो भी इसमें आता है, वो भी एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। या फिर
बड़े लेवल पर आप फार्मिंग सिस्टम करते हैं तो उसमें फार्म्स ग्रो करना, ट्रीज ग्रो करना, तो वो भी एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। ओके, इन सम एरियाज फार्मर्स आल्सो प्रैक्टिसेस फिशी कल्चर। फिशी कल्चर क्या होता है? जहां पे मछली पालन किया जाए, उसे हम बोलते हैं फिशी कल्चर्स। ओके, तो ये जो है ये भी एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। और रियर कुकून टू एक्सट्रैक्ट सिल्क थ्रेड, या कुकून्स को पालन करना जिससे हमें सिल्क मिलता है, धागा मिलता है सिल्क का, है ना। सो ये सारी चीजें भी एग्रीकल्चर का पार्ट है। वेरी ब्रॉडली द टर्म एग्रीकल्चर इनकम्पासेस फार्मिंग। तो एग्रीकल्चर में अगर हम डेफिनेशन आएगी कि एग्रीकल्चर क्या होता है, सो टर्म एग्रीकल्चर, ये जो एग्रीकल्चर टर्म है इसमें फार्मिंग भी आती है जो हम कृषि करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री भी आती है, पशुपालन भी आता है, और फॉरेस्ट्री भी आती है जो जंगल वगैरह हम लगाते हैं, देन हॉर्टिकल्चर भी आता है, इसके ही पार्ट है एग्रीकल्चर के। नाउ डोंट मिस आउट, यहाँ पर फैक्ट दिया हुआ है, देख लेते हैं। द वर्ड एग्रीकल्चर कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड। लैटिन भाषा से एग्रीकल्चर वर्ड आया है। एग्री का मतलब होता है फील्ड और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेट करना। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लासिफाइज इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एज एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। अभी हमने फार्मिंग के साथ साथ बहुत सारी चीजें देखी है ना, जैसे यहाँ पर हॉर्टिकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, राइट, फॉरेस्ट्री हो गया। तो ये एग्रीकल्चर यानी फार्मिंग के साथ साथ ये सारी चीजें जब आती हैं तो इसको इंडियन गवर्नमेंट क्या कहती है? इंडियन गवर्नमेंट ने क्लासिफाई किया है इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उसे एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज के नाम से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। ब्रॉडली दिस इंक्लूड्स एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में लाइव स्टॉक्स रिलेटेड एक्टिविटी मतलब पशुपालन, बी कीपिंग जो मधुमक्खी का पालन करते हैं इसे एपीकल्चर कहते हैं, फिशरीज जिसमें मछली पालन होता है, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स जो कुकून के बारे में हमने पढ़ा जिससे सिल्क यार्न जो रेशम का धागा होता है वो बनाया जाता है, फाइबर प्रोडक्शन लाइक सच एज कॉटन एंड हेम्प। तो ये सारी चीजें भी एग्रीकल्चर का ही पार्ट होती है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, मतलब एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई एक्टिविटीज। सो अ लिटिल ओवर 18% ऑफ country's total value of goods and services produced in a year, that is GDP, gross domestic product, इसे हमने पहले पढ़ा हुआ है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स comes from agriculture and allied activities 2022 and 23। सो इंडिया की अगर हम डेटा का बात करें 2022 और 23 साल का जो डेटा है उसके हिसाब से 18% के आसपास कंट्री की जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है, कंट्री के अंदर जो भी सामान बनता है देश के अंदर उसकी पूरी वैल्यू का 18% जो हमारे देश के अंदर कोई सामान बनता है, कोई सर्विसेज बनती है एक साल के अंदर, है ना, उसे हम क्या कहते हैं? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर। तो वो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसी भी कंट्री के अंदर। ओके, तो उसका 18% जो है वो किससे आता है? एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज से, जो भी हमने पढ़ा। Okay, now approximately 46% of India's working population is engaged in agriculture and allied activities for their livelihood। इसी साल के डेटा के हिसाब से इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है उसका 46% जो लोग हैं इंडिया में वो एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज जो है उससे अपना जीवन यापन करते हैं या जीवन जीने के लिए पैसे कमाते हैं। A large proportion of families in India are closely connected to the land in one way or another। बहुत सारी जो फैमिलीज हैं इंडिया में वो एक किसी मतलब डायरेक्टली बोलो इनडायरेक्टली बोलो कनेक्ट है लैंड से, एंड इन मेनी केसेस हैव बीन कल्टीवेटिंग इट फॉर जनरेशन। और बहुत सारी पीढ़ियों से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खेती का काम कर रहे हैं और जमीन को कल्टीवेट करते चले आ रहे हैं। फार्मिंग एक्टिविटीज आर ऑफ कोर्स एसेंशियल फॉर नर्चरिंग एंड सस्टेनिंग द ह्यूमन पॉपुलेशन। तो ये जो कृषि से रिलेटेड कार्य है ये ऑफ कोर्स हम कह सकते हैं बहुत एसेंशियल यानी बहुत जरूरी है ह्यूमन पॉपुलेशन के सर्वाइवल के लिए, सस्टेन करने के लिए, उनके जीवन को चलाने के लिए। खाना ही नहीं होगा तो हमने संस्कृत में एक चैप्टर पढ़ा था कि अगर भोजन से ही मानव सभ्यता की शुरुआत हुई है, राइट, तो भोजन नहीं होगा तो मनुष्य का जीवन पॉसिबल नहीं है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, थिंक अबाउट इट। सो व्हेन यू रीड और हियर द वर्ड फार्मर, जब आप फार्मर सुनते हैं व्हाट डू यू विजुअलाइज, आपके मन में क्या आता है? मैनी पीपल इमेजिन अ मैन। जब भी हम फार्मर बोलते थे किसान मतलब हमें मैन का इमेज दिखता है, विमेन कम ही दिखती है। हाउएवर इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया मोर देन 75% ऑफ पीपल वर्किंग इन एग्रीकल्चर सेक्टर आर विमेन। ये 2025 के डेटा के हिसाब से जब हम बोलते हैं किसान तो किसान हमें एक आदमी ही दिखता है, औरत नहीं दिखती है। इमेजिनेशन तो ऐसी ही होती है, लेकिन आप डेटा की बात करें 2025 के डेटा के हिसाब से जो गांव में लोग रह रहे हैं, रूरल मतलब होता है विलेज, गांव, है ना,
तो विलेज में या रूरल एरिया में जो लोग रह रहे हैं वहां पर 75% जो लोग काम करते हैं उसमें विमेन ही हैं। दे परफॉर्म मोस्ट ऑफ द फार्मिंग ऑपरेशंस, बहुत सारे खेती से रिलेटेड, फार्मिंग से रिलेटेड ऑपरेशंस यानी काम वो करती हैं, जैसे सोइंग टू हार्वेस्टिंग, बीज बोने से लेके हार्वेस्ट, फसल की कटाई तक, एंड थ्रेशिंग ऑल्सो। थ्रेशिंग क्या होता है, अभी मैंने बताया था गेहूं की जो बालियां उसमें से गेहूं के दानों को अलग करना, तो इसको कई तरीके से किया जा सकता है, जैसे रिमूविंग द एडिबल ग्रेन फ्रॉम स्ट्रॉ और हस्क मैन्युअली और यूजिंग अ मशीन। थ्रेशिंग यही होता है कि जो ये बालियां, एक पौधा है गेहूं का, इससे या कोई भी पौधा है, धान का पौधा, उसे धान के दानों को अलग करना, और ये स्टॉक जो पौधा है इसको अलग करना। तो ये मशीन से भी हो सकता है और मैन्युअली भी हो सकता है। मैन्युअली कैसे होता है, इसको बीट करते हैं पटक पटक के, इस तरीके से देखो यहाँ पर धान की जो बालियां या गेहूं की जो बालियां वो अलग की जाती हैं। ओके, नाउ इसको मशीन से भी किया जाता है इस तरीके से, ठीक है। मशीन से भी, इस तरीके की भी मशीन होती है और अलग अलग तरीके की भी होती है। तो स्टॉक से ग्रेन को अलग किया जाता है। ओके, ना आगे पढ़ लेते हैं। Now, India's agricultural landscape is a vibrant blend of traditional and modern farming practices. हमारे देश में जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता है उसमें ट्रेडिशनल भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, साथ ही साथ मॉडर्न टेक्निक्स भी देखने को मिलती हैं। विद डाइवर्स क्रॉप्स, बहुत सारी तरह की फसल उगाई जाती है, डीप रूटेड कल्चरल ट्रेडिशन, और बहुत सारे प्राचीन समय से जो ऐसे ट्रेडिशन चलते आ रहे हैं वो सब चीजें इंडिया के एग्रीकल्चरल लैंडस्केप में हमें देखने को मिलती है। फ्रॉम द गोल्डन व्हीट फील्ड्स ऑफ पंजाब, द सैफरन वैली ऑफ कश्मीर, द लश ट्री गार्डन्स of northeast on the Nilgiris to the emerald paddy fields of Kerala, agriculture has long been a fundamental part of nation's identity. हमारे देश की आइडेंटिटी की एक बात करें, बेसिक आइडेंटिटी, तो हर जगह आपको अलग अलग तरीके की खेती देखने को, वैरायटी देखने को मिल जाएगी, जो एक डाइवर्स फार्मिंग प्रैक्टिसेस शो करता है हमारे इंडिया का। जैसे अगर आप पंजाब की बात करें तो वहां पर जब गेहूं की बालियां जो है पक जाती हैं तो गोल्ड की तरह, सोने की तरह पूरी खेत में वो चमकती हैं। तो उससे लेकर फिर कश्मीर की बात की गई है, जो सैफरन होता है, जिसे क्या कहते हैं, केसर, केसर की खेती वहां पर होती है। देन नॉर्थ ईस्ट एरिया जो है, असम वगैरह जो है, वहां पर टी गार्डन्स, चाय के बागान होते हैं, या फिर यहाँ पैडी फील्ड्स की बात की गई है, धान के जो खेत हैं केरला की। तो ये एक बेसिक पार्ट रहा है इंडिया की आइडेंटिटी का। यू मे हैव रीजन दैट ग्रोइंग क्रॉप्स इज डिपेंडेंट ऑन सेवरल फैक्टर्स। क्रॉप को ग्रो करना, खेती को करना, कोई एक फैक्टर नहीं होता, बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। क्यों नहीं हम ये चाय के जो बागान बोल रहे हैं, हम ये नॉर्थ ईस्ट में ही क्यों बोल रहे हैं, या पर्टिकुलर जगह पर ही क्यों बोल रहे हैं? जैसे प्लेन फील्ड है वहां पर हम चाय के बागानों, चाय की खेती क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर डिटरमाइन करते हैं किसी भी खेती को, राइट। सो सॉइल कैसी है किसी जगह की, क्लाइमेट कैसा है, पानी की अवेलेबिलिटी कितनी है, टेरेन कैसा है, टेरेन मतलब ऐसे हाई ऑल्टीट्यूड है कि प्लेन एरिया है, राइट, एंड सो ऑन। तो बहुत सारे फैक्टर डिसाइड करते हैं। द स्टोरी ऑफ फार्मिंग इज देयरफॉर लिंक्ड टू दीज फैक्टर्स। सो यही सारी चीजें लिंक कैसे होती हैं, यही हम स्टोरी ऑफ फार्मिंग में पढ़ने वाले हैं। वी विल लुक एट सम ऑफ these factors in this chapter, but before that we need to go back a little in time. अब आगे हम इन्हीं फैक्टर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा समय से पहले चलते हैं, कुछ पढ़ते हैं यहाँ पर, लेट्स एक्सप्लोर, और फिर उसके बाद चैप्टर देखेंगे। जैसे हमें एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है फूड आइटम्स की जो आप टिपिकली खाते हैं। आइडेंटिफाई द ग्रेन्स, पल्सेस, ऑयल, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन देम। किन चीजों से मिलकर, किन सब्जी से, तेल से मिलकर वो बना है जो आप खाते हैं, वो बताना है। अब ये आपको बताना है कि वेयर यू लिव ऑन फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, इंडिया में आप कहाँ रहते हो वो आपको बताना है। विच ऑफ द फूड आइटम्स डू यू थिंक ग्रो इन एंड अराउंड वेयर यू लिव, जहां आप रहते हैं वहां पर आपको क्या लगता है कि कौन से फूड आइटम्स ग्रो किए जाते होंगे किसानों के द्वारा। देन व्हाट डू यू थिंक आर द रीजंस दैट दे आर कल्टिवेटेड इन योर रीजन, और जो भी आप देखते हैं कि आपके एरिया में ग्रो किया जाता है उसका कारण क्या रहता होगा। विच ऑफ देम कम्स फ्रॉम अदर प्लेसेस, और जो चीजें आपके यहाँ पर ग्रो नहीं होती हैं वो कहाँ से आती हैं, मतलब कौन कौन सी चीजें बाहर से आती हैं। एंड व्हाई डू यू थिंक दे आर नॉट ग्रोन इन योर एरिया, और वो आपके एरिया में क्यों नहीं ग्रो की जाती है। तो देखो सिंपल है, बहुत सारे फैक्टर डिटरमाइन करते हैं। आपके एरिया की सॉइल वैरायटी अलग होगी, इसलिए जैसे सॉइल के टाइप्स होते हैं तो किस सॉइल में कौन सी क्रॉप ग्रो होगी वो सब मैटर करता है। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, ऐसे आप फाइंड आउट करेंगे। जैसे राइस, चपाती, दाल, वेजिटेबल, फ्रूट्स, एडिबल ऑयल्स, ये सब हम खाते हैं, है ना। सो फूड आइटम जैसे ग्रेन में ये जो राइस है ये किसका पार्ट है, ग्रेन का पार्ट है, व्हीट, है ना। देन पल्सेस, अरहर दाल, मूंग दाल, चना दाल, ऑयल्स है, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, ग्राउंडनट ऑयल, मूंगफली का तेल। देन वेजिटेबल्स में पटेटो, अनियन, टमेटो,
टोमेटो, स्पिनच, देन कॉलीफ्लावर, फ्रूट्स, बनाना, मैंगो, एप्पल, ऑरेंजेस, राइट। तो ये चीजें हम खाते हैं। अब हमारे एरिया में, तो आप कहाँ रहते हैं उसके हिसाब से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपके एरिया में कौन सी चीजें ग्रो होती हैं, जैसे राइस, व्हीट, मस्टर्ड, पोटैटो, अनियन एंड सीजनल वेजिटेबल्स आर कॉमनली ग्रोन नियर माई एरिया। नाउ कौन सी रीजन है ये चीजें ग्रो होने की? फर्टाइल सॉइल है जो इन क्रॉप्स के लिए सुटेबल है, एडिक्वेट मतलब सफल जितना चाहिए उतना रेनफॉल होता है, फिर अवेबिलिटी ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, इरिगेशन मतलब होता है सिंचाई, खेतों में जो पौधों को पानी चाहिए होता है वो सही से मिलता है, सिंचाई की सही फैसिलिटीज है, क्लाइमेट सुटेबल है राइस और व्हीट की फार्मिंग के लिए। नाउ कौन कौन से फूड आइटम्स अलग जगह से आते हैं, जैसे एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड सम ड्राई फ्रूट्स मोस्टली कम फ्रॉम हिली और डिस्टेंट रीजन। ये जो एप्पल की खेती है, ऑरेंजेस की खेती है, लगभग हिली एरियाज में होती है। तो इसका क्या रीजन है? क्योंकि एप्पल एंड ऑरेंजेस नीड कूलर क्लाइमेट, वहां पे ठंडा क्लाइमेट चाहिए होता है इन पौधों को ग्रो करने के लिए। ड्राई फ्रूट्स रिक्वायर स्पेसिफिक सॉइल एंड क्लाइमेट कंडीशन नॉट फाउंड इन माय रीजन। सो ड्राई फ्रूट्स हो गए, एप्पल, ऑरेंजेस हो गए, ये मेरे एरिया में नहीं होते हैं। आप जहां रहते हैं वहां के हिसाब से बताएंगे। सो कंक्लूजन क्या निकल सकता है इसका कि क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट रीजन डिपेंडिंग ऑन सॉइल टाइप। किस रीजन में कौन सी क्रॉप होगी ये डिपेंड करता है कि वहां की सॉइल का टाइप कैसा है, और क्या डिपेंड करता है, क्लाइमेट कैसा है, वाटर की एबिलिटी कैसी है, टेम्परेचर कैसा है। अब ये डिसाइड करेगा कि फार्मर क्या कल्टीवेट करेंगे उस लोकल उस एरिया में, एंड व्हाट कम्स फ्रॉम द अदर प्लेस, और बाहर से क्या मंगाया जाएगा। ओके अब आगे देखते हैं चैप्टर में। तो दिया है इकोस फ्रॉम द पास्ट, पास्ट से, हमारी हिस्ट्री से, हमारे एंशिएंट टाइम से क्या हमें जानने को मिलता है। सो स्टोरी ऑफ इंडियन फार्मिंग गोज बैक टू प्री हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या होता है? जहां से हमें लिखा हुआ इतिहास मिलता है, कहीं किसी न किसी फॉर्म में हम पढ़ सकते हैं, हम जान सकते हैं हिस्ट्री के बारे में। जब से हमें लिखा हुआ इतिहास जिस समय का नहीं मिलता, हिस्ट्री से पहले वाला समय, उसे प्री हिस्ट्री कहते हैं। सो द स्टोरी ऑफ इंडियन फार्मिंग गोज बैक टू प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री से के समय से इंडियन फार्मिंग चलती चली आ रही है। आर्कियोलॉजिकल जो इन्वेस्टिगेशंस है, एक्सकेवेशंस है, have shown the presence of rice grains in the Ganga plain as early as the 7th और 8th millennium BCE. So 7 से 8 मिलेनियम BCE, बिफोर कॉमन एरा जो 1, 2, 3, 4 आज हम 2025 में है, उससे भी 7-8 मिलेनियम पहले की बात है। तब गंगा प्लेन के एरिया में आर्कियोलॉजिस्ट ने जो इन्वेस्टिगेशन किए हैं उसमें हमें चावल के दाने, कि वहां पर चावल हुआ करते थे, ऐसा पता होता है। Some experts have however pointed out that this need not mean that rice cultivation was already systematic, that may have taken a few more millennia to be मास्टर्ड। तो ऐसा नहीं है कि एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये जो चावल की खेती है वो बहुत एक सिस्टमैटिक तरीके से उस वक्त हुई होगी। हो सकता है कि बहुत सारे मिलेनिया लगे होंगे इस टेक्निक में, चावल की खेती को करने की मास्टरी हासिल करने में। जैसे एट मेहरगढ़ एक जगह है बलूचिस्तान में, अ साइट एंटीसीडेंट ऑफ सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, ये इस सभ्यता से जुड़ी हुई है जो हमने क्लास 6 में पढ़ी थी। सो द कल्टीवेशन ऑफ बार्ले, मिलेट्स इज ऑल्सो डेटेड टू 7th मिलेनियम BCE। तो यहाँ मेहरगढ़ से हमें ऐसे एविडेंसेस मिले हैं, ऐसी चीजें मिली हैं जहां से हमें बार्ले और मिलेट्स जो होती हैं, जैसे बाजरा वगैरह जो होते हैं, ये भी अनाज ही हैं, कोर्स ग्रेन्स हैं, तो इनका भी अस्तित्व हमें तब से देखने को मिलता है 7th मिलेनियम BCE से। लेटर बाद में बार्ले एंड व्हीट वर द स्टेपल क्रॉप्स ऑफ द हड़प्पन्स। उसके बाद हमने देखा था जब सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन पढ़ा था तो हमने उसमें देखा कि बार्ले और जो व्हीट है, गेहूं वगैरह है, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों का स्टेपल डाइट था। स्टेपल मतलब वो रोज की लाइफ में खाते थे। सेवरल हड़प्पन साइट्स ऑल्सो पॉइंटेड टू द प्रेजेंस ऑफ राइस इन द 3rd मिलेनियम BCE। 3rd मिलेनियम BCE तक तो हड़प्पन साइट्स पे भी हमें चावल के प्रेजेंस मिलते हैं, देखने को अवशेष मिलते हैं, एटलीस्ट इन सम रीजन अपार्ट फ्रॉम मिलेट्स एंड सेवरल वेजिटेबल्स। और बहुत सारी जगहों पर मिलेट्स के और वेजिटेबल्स के भी हमें एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। नाउ ओवर टाइम फार्मर्स लर्न टू कल्टीवेट ऑयल सीड्स। धीरे धीरे समय बीतते गया, किसानों ने ऑयल सीड्स, जिससे हमें तेल मिल सके, ऐसी चीजों को उगाना शुरू किया, जैसे सेसमे, तिल जो होता है, सैफलावर, देन लिनसीड, मस्टर्ड, कैस्टर, इन सब से तेल निकाला जा सकता है, तो इनको उगाना सीखा फार्मर्स ने। लेग्यूमिन्स जो दाल वगैरह होती हैं, जैसे हरे चने हो गए, ब्लैक ग्राम, काले चने हो गए, फेन्यूग्रीक, जो मेथी दाना हो गए, ये सब उगाना उन्होंने सीखा। फिर फाइबर क्रॉप्स, जिनसे हमें फाइबर मिलता है, कपड़े वगैरह हम बना सकते हैं, जैसे कॉटन, हेम्प, जूट, या फिर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जैसे ग्रेप्स, डेट्स, जुजूबी, जैक फ्रूट, मैंगो, मलबेरी एंड ब्लैक
प्लम। तो ये सारे फ्रूट्स वगैरह उन्होंने ग्रो करना सीखा धीरे धीरे, है ना। अब देखो यहाँ पे दिया है ये जो इमेज है 1.2, ये टॉप में आप देख रहे हैं, ये इंटरक्रॉपिंग एट हड़प्पन साइट ऑफ कालीबंगन। कालीबंगन राजस्थान में एक जगह है, वहां पर 2800 बीसी का ऐसे एक्सकेवेशन में एक फील्ड मिला है। आप ये लाइंस देख सकते हो इस तरीके की, ये देखो फरोज बने हुए हैं, पैटर्न्स बने हुए हैं। तो परपेंडिकुलर फरोज है, परपेंडिकुलर मतलब ऐसे और ऐसे, बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल्स पे ये फरोज ऐसे कट कर रहे हैं ना। बॉटम द सेम प्रैक्टिस कंटिन्यू इन 1960 अराउंड 4800 इयर्स लेटर। ये 4800 साल के बाद की इमेज है और ये 4800 साल पहले की इमेज है। आप देखो अभी भी ऐसे ही फरोज बनते हैं हमारे यहाँ पर, है ना। तो ये प्रैक्टिस कितनी पुरानी है। अब इंटरक्रॉपिंग मतलब क्या होता है, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग 2 और मोर डिफरेंट क्रॉप साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ एक खेत में 2 से ज्यादा फसलों को उगाना, उसे हम कहते हैं 2 या 2 से ज्यादा फसलों को उगाना, उसे हम कहते हैं इंटरक्रॉपिंग। एक साथ ज्यादा फसलों को उगाना एक ही खेत में। ये इमेज दिया है एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरक्रॉपिंग ग्रोइंग शुगर केन अलॉन्ग विद पम्पकिन। जैसे यहाँ पर शुगर केन गन्ने की खेती भी की गई है और साथ ही साथ पम्पकिन की भी खेती इसमें की गई है। दिस पीरियड ऑल्सो सॉ द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। जो हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में भी पढ़ रहे हैं, उस समय में जानवरों को भी पाला जाने लगा, जैसे कैटल, एसेस, शीप, गोट्स, डॉग्स, पिग्स, fowl and other animals were domesticated from pre-urban phase of the Sindhu Saraswati civilization circa 3500 BCE. So इस समय में एनिमल्स को भी डोमेस्टिकेट किया जाने लगा। यहाँ बॉक्स में एक डिटेल दिया है, पढ़ लेते हैं। So in the historical period, ancient Indian text provides a wealth of information on agriculture. जो हमारे टेक्स्ट हैं, लिटरेचर है, उनसे हमें बहुत सारे एग्रीकल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन जानने को मिलता है। जैसे कौन कौन से टेक्स्ट हैं, एग्जाम्पल दिए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, संगम लिटरेचर जो अर्ली तमिल्स द्वारा लिखा गया है, ऑफ अर्ली तमिल्स, देन अमरकोश, कृषि प्रसारा, अभी हमने एक कोट स्टार्टिंग में इसी का पढ़ा, देन वरामिहिर बृहत संहिता एंड सुरापालाज वृक्ष आयुर्वेदा among others। ये कुछ किताबों के नाम है। It contains writing, these contains writing on agriculture, horticulture and plant biodiversity। तो खेती से रिलेटेड, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड, प्लांट बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड इन टेक्स्ट में हमें जानने को मिलता है। Some text also refer to rearing and care of animals। कुछ टेक्स्ट में हमें जानवरों, पशु पालन कैसे किया जाए उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे ये जो किताब है सुरापालास वृक्ष आयुर्वेदा, यहाँ लिखा है, इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। इट प्रोवाइड्स रिकमेंडेशंस ऑन सीड प्रिपरेशन, कि बीजों को तैयार कैसे किया जाए खेती करने से पहले, सॉइल कल्टीवेशन मेथड, मिट्टी को किस तरीके से तैयार किया जाए, प्लांटिंग की टेक्निक क्या है, और बहुत सारी चीजें। जैसे लिखा है उसमें, सीड्स स्प्रिंकल्ड विद मिल्क, रब्ड विद काउ डंग, ड्राइड एंड profusely smeared with makshika, honey and bidanga, false black paper definitely sprout। को पहले दूध में भिगोना है या उस पर स्प्रिंकल करना है, गाय का जो गोबर होता है उससे उसको रब करना है, फिर सुखाना है। तो कुछ प्रैक्टिसेस करोगे तो ऐसे बीज जो होते हैं स्प्राउट जरूर करते हैं, जरूर उगते हैं। ऑन वाटरिंग ऑफ ट्रीज, न्यूली प्लांटेड ट्रीज इन एरिड लैंड शुड बी वाटर्ड एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 15 days until the soil is fully soaked। तो एरिड जो एरिया है, एरिड मतलब होता है जहाँ ज्यादा पानी की व्यवस्था नहीं है, सूखा जो एरिया, वहां पे जो पौधे लगाए जाते हैं उसको सुबह और शाम पानी देना चाहिए 15 दिनों तक, जब तक कि जो मिट्टी है वो पूरी तरीके से सोक ना हो जाए, पानी में भीग ना जाए। फर्दर रिकमेंडेशन इंक्लूड इरिगेशन मेथड्स फॉर अदर टाइप्स ऑफ सॉइल। बाकी इसमें अदर जो मिट्टी के टाइप्स होते हैं उसमें कैसे इरिगेशन यानी सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए वो सब बताया गया है। बृहत संहिता डिस्क्राइब्स अ मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग स्टिल इन यूज टुडे। आज भी हम इस टेक्निक को यूज करते हैं, ग्राफ्टिंग को, ये बृहत संहिता में बताया गया है। तो अब ये जो ग्राफ्टिंग होता है ये क्या होता है, ये टेक्निक होती है दैट जॉइंस वन प्लांट विद अनदर टू ग्रो एज अ सिंगल प्लांट, एनेबलिंग द कंबाइनिंग ऑफ डिजायरेबल ट्रेट्स लाइक रेजिस्टेंस टू पेस्ट और स्वीटनेस ऑफ द फ्रूट। मान लो कि सेब की एक वैरायटी ये पेड़ है और सेब की एक वैरायटी ये पेड़ है। अब ये वाला जो पेड़ है उसमें फल तो बहुत मीठे आते हैं, स्वीट आते हैं, लेकिन कीड़े लग जाते हैं। ये वाला जो है इसमें फल इतने मीठे नहीं आते लेकिन कीड़े नहीं लगते। तो दोनों की अच्छी अच्छी खासियत मिल जाए तो उसके लिए क्या करेंगे, दोनों प्लांट को एक साथ लगाया जाएगा ग्राफ्टिंग टेक्निक में, ताकि सारी क्वालिटीज जो अच्छी हैं कि फल भी मीठे आए, कीड़े भी नहीं लगे, ये सब इसमें आए। तो ये ग्राफ्टिंग टेक्निक्स बृहत संहिता में डिस्क्राइब किया गया है। फ्रॉम द टाइप्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, सॉइल्स एंड क्लाइमेट टू मेथड ऑफ इरिगेशन वी फाइंड अ वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ आवर एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स मतलब जो हमारे पूर्वज हैं,
रिगार्डिंग एग्रीकल्चर इन दीज टेक्स्ट। तो ये जो भी टेक्स्ट है इसमें हमारे अपने पूर्वजों के ज्ञान जो है बहुत सारी चीजों को लेकर, जैसे प्लांट, एनिमल, सॉइल, क्लाइमेट, इस सब के बारे में हमें जानने को मिलता है। नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स के साथ। सो क्लाइमेट, सीजन्स एंड क्रॉप्स, व्हाट ग्रोज वेयर एंड व्हेन, कब क्या उगता है, कहाँ उगता है, वो उसके बारे में पढ़ेंगे। सो इंडियाज varied geography and climate influence the variety of crops grown in different region and at various times of the year. This section examines India's climatic diversity, the primary cropping seasons and the pivotal role of monsoons in the country's agriculture. देखो हमारी जो ज्योग्राफी है, कहीं बहुत ज्यादा माउंटेन्स है, कहीं प्लेन रीजन है, कहीं डेजर्ट है, ये सब हम पढ़ चुके हैं ना, ज्योग्राफिकल फीचर जो है इंडिया का। इसकी वजह से क्लाइमेट भी अलग अलग तरीके के हैं, तो क्रॉप्स भी अलग अलग तरीके के ग्रो किए जाते हैं, अलग अलग समय पर अलग अलग क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, राइट। सो इसमें क्या है कि दिस सेक्शन एग्जामिन, इस वाले पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं कि जो इंडिया की क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी है, जिसकी वजह से क्रॉपिंग सीजन्स जो है वो अलग अलग होते हैं, और मॉनसून यानी जो बारिश का एक समय आता है वो कैसे इंडिया के एग्रीकल्चर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो जानने वाले हैं। सो ह्वेनसांग जो चाइना का पिलग्रिम था, वो भारत आया हुआ था 7th सेंचुरी के अराउंड। इसके बारे में हमने पिछले चैप्टर्स में या पिछली बुक्स में पढ़ा हुआ है। सो ट्रैवलिंग इन इंडिया इन 7th सेंचुरी, यू विल मीट हिम लेटर इन दिस बुक। इसके बारे में और आगे भी दिया है और पहले भी हम पढ़ चुके हैं। तो इनके लिखे हुए किताब के हिसाब से द क्लाइमेट एंड क्वालिटी ऑफ सॉइल्स बीइंग डिफरेंट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, द प्रोड्यूस ऑफ लैंड इज वेरियस इन दिस चैप्टर, इन दिस कैरेक्टर। सो जैसे क्लाइमेट क्वालिटी जो है सॉइल की, क्लाइमेट किसी रीजन का अलग अलग होता है, वैसे ही वहां की प्रोड्यूस भी होती है, मतलब जो फसल होती है। द फ्लावर्स एंड प्लांट्स, द फ्रूट्स एंड ट्रीज आर डिफरेंट काइंड्स एंड हैव डिस्टिंक्ट नेम्स। अलग अलग इनके नाम होते हैं, अलग अलग तरीकों के फूल, पौधे, जो फल होते हैं, ये सब लगाए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट सॉइल कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से। दिस वॉज अ शार्प ऑब्जर्वेशन ऑफ इंडियाज क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी। तो उन्होंने उस वक्त इंडिया को विजिट किया था, तो इंडिया की जो क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी है, अलग अलग जगह पे जो क्लाइमेट अलग अलग पाया जाता है, उसका एक शार्प ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिलता है। जो पार्ट 1 थी इस टेक्स्ट बुक की, जो हमने पार्ट 1 पढ़ा है, हमने 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट इंडिया में होते हैं, हमने पढ़ा था, राइट। नाउ आगे दिया हुआ है, लेट्स रिमेंबर। तो सातों जो टाइप पढ़े थे टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, वो यहाँ दिए हुए, जैसे अल्पाइन, हिमालय रीजन जो है, माउंटेन रीजन, वहां पे पाया जाता है अल्पाइन टाइप ऑफ क्लाइमेट। टेम्परेट जो है वो लोअर हिमालय में, यहाँ पर। देन सब ट्रॉपिकल नदर्न प्लेन में, फिर गंगा का जो प्लेन एरिया आता है, गंगा ब्रह्मपुत्र इंडस जो प्लेन वैली बनता है, प्लेन रीजन बनता है, वहां पर सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट। एरिड जो है, शुष्क जो है, वो थार डेजर्ट वाला जो एरिया है। ट्रॉपिकल वेट, जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, जो इंडिया का ये कोस्टल एरिया है, समुद्र के किनारे वाला, वेस्टर्न कोस्टल इस तरफ वाला। सेमी एरिड, सेंट्रल डेक्कन प्लेटू, ये वाला जो एरिया, यहाँ सेमी एरिड। ट्रॉपिकल जो ईस्टर्न इंडिया है और सदर्न पेनिनसुला, ये वाला जो पार्ट है, राइट। सो देखो, ये जो कोस्टल एरिया है वेस्टर्न, यहाँ पे आपको मिलेगा ट्रॉपिकल वेट, और ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडिया, सदर्न पेनिनसुला यहाँ पर, और जो इंडिया का ईस्टर्न वाला जो पार्ट है यहाँ पर, ये वाला क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है। तो ये 7 नाम है, आपको याद करने हैं। एल्पाइन, टेम्परेट, सब ट्रॉपिकल, एरिड, ट्रॉपिकल वेट एंड सेमी एरिड और ट्रॉपिकल। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। सो each of these areas receive different quantities of sunshine and rainfall। अब जैसे हमने जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स इंडिया के जाने, वहां पे सनशाइन मतलब धूप जो मिलेगी वो कितने समय के लिए मिलती है, बारिश कितनी होती है, ये भी अलग अलग होते हैं, डिफरेंट क्वांटिटी में मिलते हैं। एक्सपीरियंसेस वेरिएशन इन टेम्परेचर्स अक्रॉस द सीजन, इसीलिए अलग अलग सीजन में अलग अलग टेम्परेचर्स देखने को मिलते हैं। एंड इज अफेक्टेड डिफरेंटली बाय मॉनसून, और मॉनसून की वजह से भी अलग अलग तरीके से इफेक्ट होता है इन सभी एरिया में। इंडिया में हर जगह पे सेम बारिश नहीं होती है, राइट। सो इंडिया को इसी बेसिस पे कहाँ कितनी बारिश होती है, कहाँ कितनी धूप मिलती है, कहाँ कितनी सनशाइन है या मॉनसून है, तो इंडिया को डिवाइड किया गया है 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में। कितने जोन में? 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में। इन सिंपल टर्म्स, climate factors, different types of soils and terrains and types of vegetations are combined to create these categories। ये 15 जो क्लासिफिकेशन किए गए, पूरे इंडिया को 15 पार्ट्स में एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया। किस बेसिस पे? क्लाइमेट पहला फैक्टर, अलग अलग सॉइल और टेरेन, वहां का लैंडस्केप वगैरह कैसा है, और क्या वेजिटेशन वहां उगाए जाते हैं, तो इन सब के बेसिस पे 15 क्लासिफिकेशन किए गए हैं। दिस कैटेगराइजेशन हेल्प्स द गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसीज आइडेंटिफाई एंड प्लान अप्रोप्रिएट एक्शंस टू इंप्रूव एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। ये जो कैटेगरी की गई है, बांटा गया है, ये गवर्नमेंट को हेल्प करती है, एजेंसीज को हेल्प करती है प्लान बनाने में, जो
एक्शन लिया जा सके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, कि किस जगह पर व्हाट, व्हेन एंड हाउ टू ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स, किस जगह पर किस समय पे क्या उगाना चाहिए, कितना उगाना चाहिए, कैसे उगाना चाहिए, ये सब पता करने में हेल्प मिलती है इस तरीके के डिवीजन करने से। और फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स आर, तो जैसे 15 क्लासिफिकेशन किए हैं, तो उसमें से कुछ के एग्जांपल दिए, जैसे अपर गैंगेटिक प्लेन रीजन, सदर्न प्लेट्यू एंड हिल रीजन, देन वेस्टर्न ड्राई रीजन, ऐसे कुछ क्लासिफिकेशन किए गए हैं। ओके, अब जैसे वेस्टर्न ड्राई रीजन, तो इसे हम पढ़ के ही पता चल रहा है इस एरिया में बारिश कम होती होगी, डेजर्ट जैसी कंडीशन होगी, राइट। तो उसी हिसाब से यहाँ के प्लान्स बनते होंगे। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं द मॉनसून एंड द एग्रीकल्चर। जो बारिश का समय होता है इंडिया में, मॉनसून सीजन आता है, उसका और एग्रीकल्चर का क्या एक इंटरलिंकेज है वो हम देखते हैं। सो इंडियन मॉनसून सिस्टम इज अ की फैक्टर इन कंट्रीज एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी। इस मॉनसून के कारण भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है भारत की जो एग्रीकल्चरल डाइवर्सिटी है उसके होने में। इट ब्रिंग्स रेनफॉल विच इज वाइटल फॉर मेनी क्रॉप्स। मॉनसून सीजन में हमें बारिश मिलती है जो हमें बहुत सारे क्रॉप्स को उगाने के लिए जरूरी है। इंडिया एक्सपीरियंसेस द साउथ वेस्ट मॉनसून एंड द नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। दो तरीके की मॉनसून कंडीशंस इंडिया में होती है। मैंने आपको बताया था, एक जब अराइवल होता है मॉनसून का तो इधर है साउथ और इधर है वेस्ट, तो इधर से इस डायरेक्शन से आती है विंड्स, इसीलिए इसे साउथ वेस्ट मॉनसून कहते हैं। जब विंड्स रिट्राइव होती हैं, वापस से जाने लगती है इंडिया से, तो इसे हम ये, क्योंकि इधर ईस्ट है और इधर नॉर्थ है, तो नॉर्थ ईस्ट यहाँ इस डायरेक्शन से आ रही थी, इसे हम नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स भी कहते हैं। तो दो तरीके से मॉनसून विंड्स इंडिया में आती हैं, राइट। रेफर टू द क्लाइमेट ऑफ इंडिया पार्ट 1, जो क्लाइमेट ऑफ इंडिया वाला चैप्टर था ना, उसमें मैंने अच्छे से समझाया हुआ है, आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं। सो साउथ वेस्ट मॉनसून ब्रिंग्स रेन फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। ये वाली जो रेन्स हैं, इधर वाली साउथ वेस्ट वाली, ये जून से लेके सितंबर तक बारिश लेकर आती हैं। It is crucial for seasonal growth of खरीफ crops in northern and central India। इन्हीं बारिश की वजह से जो जून से सितंबर तक बारिश आ रही है, इससे नदर्न इंडिया में, मतलब इंडिया का जो नदर्न पार्ट है, नॉर्थ वाला पार्ट है और सेंट्रल पार्ट है, वहां पर खरीफ क्रॉप्स ग्रो होती है इस सीजन में, जून से सितंबर तक। क्रॉप्स का डिवीजन आगे अच्छे से समझाया गया है, सो डोंट वरी। अब ये जो नॉर्थ ईस्ट वाली जो रिटर्न हो रही है, ये कब से कब तक होती है, तो इट प्रिवेल्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर तक होती है। अब ये बारिश कहां पर लाती है, तो ईस्ट पार्ट में और साउथ पार्ट में, क्योंकि देखो ये इधर से आ रही है तो ईस्टर्न पार्ट में बारिश आएगी और यहाँ पर आते वक्त है ना सदर्न पार्ट में। सो कोस्टल रीजन जो है, कोस्टल मतलब समुद्र के किनारे, यहाँ पर समुद्र है तो समुद्र के किनारे वाले जो रीजन्स हैं, इंक्लूडिंग मालाबार जो केरला का कोस्ट है ये वाला, देन कोरोमंडल तमिलनाडु का जो कोस्ट है ये वाला। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। ये वाला मैं मिटा के एक बार बना देती हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। ये ऐसे है, तो ये केरला का कोस्ट है, ये कोरोमंडल, ये तमिलनाडु कोस्ट है। ये जो प्लेन एरिया है रिसीव रेनफॉल फ्रॉम बोथ साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। तो ये वाले जो एरिया है ना, ये दोनों मॉनसून से, दोनों तरफ की विंड से, इससे भी, क्योंकि ये विंड ऐसे जाती है तो ये वाले एरिया को भी मिल जाता है और ये वाले एरिया को भी, और ये वाली जो विंड रिटर्न आती है, राइट। सो ये यहाँ पर भी और यहाँ पर भी बारिश करते हुए जाती है। ओके, तो ये जो टिप है, यहाँ पर टिप वाला एरिया है, वहां दोनों ही विंड से बारिश होती है। नाउ नेक्स्ट इज द रेन फ्रॉम द टू मॉनसून पीरियड्स। ये जो दो हमने पीरियड्स पढ़े, जून से सितंबर और नवंबर दिसंबर, ये जो पढ़ा अक्टूबर से दिसंबर तक का, तो ये जो दो पीरियड है मॉनसून विंड के, इट एनेबल्स फार्मर्स इन साउथ टू ग्रो क्रॉप्स ड्यूरिंग द पीरियड इन बिटवीन। सो इसके बीच में जो साउथ के किसान हैं, साउथ इंडिया के, वो खेती करते हैं। दिस इज अ ड्राई सीजन फॉर फार्मर्स इन नॉर्थ इंडिया हु डिपेंड ऑन अदर सोर्सेज ऑफ वाटर लाइक ग्राउंड water from rivers, canals and ponds and moisture retained in the soil to ensure irrigation for their crops। तो जिस समय में साउथ इंडिया में बारिश हो रही होती है, इन जो दो विंड कंडीशंस हमने पढ़ी उसके कारण उस समय नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, पानी की कमी होती है, क्योंकि उस वक्त बारिश नहीं हो रही होती है ना। सो उस वक्त नॉर्थ इंडिया के जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, वो किस पे डिपेंड होते हैं, अदर सोर्सेस, दूसरे सोर्स जो पानी के हैं, जैसे ग्राउंड वाटर, बोरिंग वगैरह करके खेतों से पानी निकालना, नदियों से पानी लेना, कैनल से या फिर पॉन्ड्स वगैरह तालाब से, ताकि मॉइस्चर रिटेन हो सके सॉइल में। ओके, और इरिगेशन, सिंचाई हो सके खेतों की। देन स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड Andhra Pradesh grow rice throughout the year on account of availability of water from the monsoon as well as irrigation। इसीलिए कुछ एरिया इंडिया में ऐसे हैं, जैसे वेस्ट बंगाल वाला, आंध्र प्रदेश वाला रीजन या तमिलनाडु वाला, ये एरिया पूरे साल, मतलब साल में 2 बार या हम कह सकते हैं पूरे साल यहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी अच्छी होती है, इसीलिए पैडी की खेती होती है, धान की खेती की जाती है। धान की खेती में बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। ओके, नाउ यहाँ पे फैक्ट दिया है, लेट्स एक्सप्लोर। इमेजिन दैट योर स्टेट रिसीव लेस देन नॉर्मल मॉनसून
monsoon rain for 2 consecutive years. Consecutive मतलब होता है लगातार, लगातार 2 साल कम बारिश हुई, जितनी होनी चाहिए नॉर्मल से कम हुई। तो which items are likely to disappear from your meals? तो कौन कौन सी चीजें, अगर आपके स्टेट में से 2 साल लगातार कम बारिश हुई तो आपकी प्लेट से कौन कौन सी चीजें गायब हो जाएंगी, और आर लाइकली टू बिकम डिफिकल्ट टू एक्सेस, या बहुत मुश्किल से मिलेंगी। तो आपको ये सोचकर बताना है, मैंने एग्जाम्पल दिया है। जैसे किसी भी स्टेट में नॉर्मल मॉनसून से कम हो अगर 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स, तो राइस कम मिलने लग जाएंगे क्योंकि धान की खेती कम होगी, इसमें ज्यादा पानी लगता है। पल्सेस, दाल हो सकता है कम हो जाए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कम हो जाए, जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं, फ्रूट्स में अवेलेबल इन स्मॉलर क्वांटिटीज, या तेल वाली जो फसल है वो कम हो जाए, राइट। इसका रीजन क्या है? इनसफिशिएंट मॉनसून रेनफॉल इफेक्ट क्रॉप ग्रोथ एंड एग्रीकल्चर आउटपुट। इसकी वजह से खेती का जो पैटर्न है उस पर इफेक्ट पड़ेगा और जो खेती से उपज हो रही है वो भी कम ज्यादा होती रहती है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं द रिदम ऑफ सीजन्स एंड क्रॉप्स, खरीफ, रबी एंड जायद। जो एक सीजन का रिदम होता है, रिदम मतलब कि पैटर्न रिपीट हो रहा है, पहले जैसे मॉनसून आ रहा है या फिर गर्मी आ रही है, फिर मॉनसून आ रहा है, फिर ठंड आ रही है, तो एक पैटर्न है ना कि इस समय में ये सीजन होगा इंडिया में, इस समय में ये होगा। तो उसी हिसाब से क्रॉप्स भी अलग अलग समय में अलग अलग उगती हैं। तो 3 तरीके की मेन क्रॉप्स होती हैं, खरीफ, राबी एंड जायद। ओके, तो यही पढ़ने वाले हैं। चलो देखते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर इज मेनली डिवाइडेड इनटू 3 क्रॉपिंग सीजन्स। तो 15 एग्रोक्लाइमेटिक डिवीजन हमने देखे और 3 क्रॉपिंग सीजन्स हैं, खरीफ, राबी एंड जायद। फार्मर्स हैव बीन फॉलोइंग दिस रिदम फॉर सेंचुरीज। बहुत समय से ये पैटर्न चलता चला आ रहा है। अ वाइड वेराइटी ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बिकम अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर। तो ये जो बहुत सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं आपको पूरे साल देखने को मिलेंगे। ये जो रिदम है सीजन्स का इज वन ऑफ द फैक्टर्स दैट इंश्योर फूड सप्लाई फॉर द पीपल, ताकि लोगों को पूरे साल अनाज आसानी से मिल सके। जैसे द टर्म्स यहाँ लिखा है, द खरीफ, राबी, जायद आर ऑफ अरेबिक ओरिजिन। ये जो नाम है खरीफ, राबी, जायद, ये अरेबिक वर्ड से ओरिजिन वर्ड्स हैं, हैव बीन यूज्ड इन सिंस द मुगल टाइम। से कब से यूज किए जा रहे हैं सारे वर्ड्स? जब मुगल पीरियड था हमारे यहाँ पर, तब से ये वर्ड्स हैं वो यूज किए जा रहे हैं। यहाँ पर कैलेंडर के थ्रू आपको समझाया गया। छोटा दिख रहा होगा बेटा, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम थोड़ा बड़ा करके दिखाइए, वैसे ही मैं क्रॉप कर करके दिखाती हूँ, बट ट्राई टू हैव योर बुक्स विद योरसेल्फ। ओके, बुक अपने पास रखिए। नहीं है अभी अगर आपके पास ये न्यू बुक, तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जाकर आसानी से डाउनलोड हो जाता है। तो पीडीएफ अपने साथ में रखिए पढ़ते वक्त, है ना, ताकि आप देख सके उसमें जूम करके कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अब इसको अगर मैं क्रॉप कर दूंगी ना तो समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पर क्या है, तो ये मुझे पूरा एक बार में ही समझाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर जनवरी से लेके दिसंबर तक के मंथ हैं, 1 2 3 4, राइट, यहाँ 12 आ जाएगा। तो ये मंथ्स हो गए। अब 3 फसल हमने पढ़ी, राबी, खरीफ एंड जायद। तो राबी की जो क्रॉप है वो ठंड के समय में, देखो ब्लू कलर से दिखाया गया है, यहाँ पे आइस फ्लेक्स का एग्जाम्पल इमेज बना हुआ है। तो देखो यहाँ पे अक्टूबर के आसपास सोइंग होती है, मतलब बीज लगाए जाते हैं अक्टूबर में, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इस आसपास बीज लगाए जाते हैं। इसके बाद पौधे जो है जनवरी से मार्च तक ग्रो होते हैं, ये जो बॉक्स दिख रहा है। फिर मार्च से लेकर मई के बीच में इनकी हार्वेस्टिंग होती है, फसलों की कटाई की जाती है। कैसा टेम्परेचर राबी पौधों को चाहिए होता है, तो यहाँ लिख के दिया हुआ है, आप देख सकते हो। कूल, क्योंकि ठंड का मौसम है और पानी की कम आवश्यकता होती है। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन सी फसलें हैं? वीट, बार्ले, पीस, मटर वगैरह, मस्टर्ड यानी सरसों और ग्राम, चने वगैरह इस सीजन में लगाए जाते हैं। अब खरीफ की बात करें तो ये जून के बीच में से, देखो लगभग जून के आसपास, है ना, जून से इसको सो करना मतलब बीज लगाना शुरू करते हैं, अगस्त तक इसके बीज लगते हैं, यहाँ पर सितंबर के एंड तक ये ग्रो होते हैं और फिर अक्टूबर से मिड नवंबर तक इनकी हार्वेस्टिंग होती है, इनकी कटाई की जाती है। अब देखो ये कौन सा समय चल रहा है, जून से शुरुआत हो रही है और यहाँ लगभग अक्टूबर तक, तो ये गर्मी का समय है ना, मतलब बारिश का समय है, गर्मी का समय है, पूरा गर्मी भी नहीं है पूरी ठंड भी नहीं है, वो वाला समय होता है। तो टेम्परेचर हॉट रहता है, बारिश बहुत ज्यादा होती है। तो जो सोइंग का सीजन है उस वक्त बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। तो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल है? राइस, पैडी, है ना, मीज, फिर जवार, बाजरा, शुगर केन, ग्राउंडनट, कॉटन, इस समय में ये उगाया जाता है। तो खरीफ फसलों के एग्जाम्पल्स हैं ये। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना, कि गिव एग्जाम्पल्स ऑफ राबी क्रॉप्स, गिव एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स, तो यू हैव टू रिमेंबर दीज नेम्स। नाउ जायद, अब इन 2 पीरियड के बीच में, राबी और खरीफ के बीच में जो ये समय बच गया, उस समय में गर्मी के समय में मेन इनकी खेती की जाती है, जिसे जायद बोलते हैं। ये अप्रैल के आसपास, मार्च अप्रैल के आसपास इसकी सोइंग होती है, बीज बोए जाते हैं, जैसे वाटरमेलन, तरबूज, क्यूकम्बर जो खीरा होता है, या मस्कमेलन, खरबूजा होता है, पंपकिन,
तो ये सारी जो क्रॉप्स हैं ये इस समय में मार्च अप्रैल में उगाई जाती हैं और बारिश के समय तक इसको कट किया जाता है। ओके, तो ये हो गए हमारे जायद। तो 3 टाइप के सीजन हमने पढ़े, खरीफ, राबी एंड जायद क्रॉप एंड सीजन इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। ओके, सो राबी सीजन यानी पहला वाला जो हमने पढ़ा, उस वक्त इंडिया में कौन सा सीजन होता है? विंटर। फिर खरीफ के समय मॉनसून क्रॉप्स होते हैं और जायद के समय समर क्रॉप्स होते हैं। ओके, आई होप इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, डोंट मिस आउट। तो यहाँ दिया है, बिफोर द अरेबिक टर्म ऑफ 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स बिकेम मोर वाइडली यूज्ड दे वर कॉल्ड। अच्छा, जब ये खरीफ, राबी और जायद हम बोल रहे हैं, अरेबिक टर्म्स हैं, जब ये फेमस नहीं थे तो क्या कहा जाता था? तो केदारा वेट क्रॉप्स के लिए जो मॉनसून के समय में उगाए जाते हैं, हेमाना जो हिम से रिलेटेड है, विंटर क्रॉप्स, और ग्रीष्मिका मतलब जो समर क्रॉप्स है। तो ये नाम फेमस थे। ठीक है, केदारा, हेमाना और ग्रीष्मिका। Okay, now each of these crop seasons presents its own unique challenges as well. अब किस सीजन में कौन सी क्रॉप उगाई जा रही है तो उसके अपने अपने चैलेंजेस भी हैं, कठिनाइयां भी हैं। फॉर एग्जाम्पल खरीफ क्रॉप हमने देखा आर डिपेंडेंट ऑन टाइमली अराइवल ऑफ मॉनसून। इसमें बारिश का पानी समय पर आना जरूरी है, तभी खेती जो है बीज वगैरह बो पाएंगे किसान, क्योंकि इसमें पानी ज्यादा चाहिए। अब सोचो अगर बारिश देर हो जाए या बारिश बहुत ज्यादा हो जाए तो खेत तो नुकसान होगा ना, फसलों को नुकसान होगा। सो एक्सेसिव रेनफॉल, अगर बारिश ज्यादा है, also leads to the destruction of crops, causing significant distress to farmers and their families in particular. इसकी वजह से किसानों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है, वो लोग डिस्ट्रेस में चले जाते हैं, स्ट्रेस हो जाता है उनको और उनकी फैमिलीज को, क्योंकि फसल बर्बाद हो जाती है। ओके, नाउ यहाँ पे दिया हुआ है, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ द क्रॉप्स दैट आर कल्टिवेटेड इन योर स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन अ ईयर एंड क्लासिफाई देम इनटू खरीफ, राबी और जायद। आपके एरिया में कौन से क्रॉप्स उगाए जाते हैं उनको आपको क्लासिफाई करना है इन 3 टाइप्स में। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिए हैं, खरीफ में राइस, मेज, बाजरा, ज्वार, कोकोनट, ग्राउंडनट, राबी में व्हीट, मस्टर्ड, ग्राम जिसे चना बोलते हैं, बार्ले, पीस, जायद में वाटरमेलन, मस्कमेलन, क्यूकम्बर, पंपकिन। तो ये आपको याद हो जाने चाहिए। ठीक है, ये पर्ल मिलेट का फोटो दिया हुआ है, यहाँ पे राबी क्रॉप जो मस्टर्ड होती है, सरसों की खेती आपको देखने को मिल रही होगी, और यहाँ पर गेहूं है ना, व्हीट इन द बैकग्राउंड। सो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। नाउ डोंट मिस आउट, एक और यहाँ पर दिया है, पढ़ लेते हैं। अर्थशास्त्र जो कौटिल्य की किताब है, इट कंटेन्स सेक्शंस ऑन एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग द प्रिपरेशन ऑफ लैंड एंड सीड एज वेल एज पेमेंट टू फार्मर्स एंड अदर रेलिवेंट टॉपिक्स। तो अर्थशास्त्र जो किताब है इसमें बहुत सारी चीजें, एक सेक्शन जो एग्रीकल्चर पे डिवोटेड है उसमें लिखी गई है, जिसमें बताया गया है कि जमीन को कैसे तैयार करें खेती करने के लिए, सीड्स को कैसे लगाएं, किसानों को कैसे पेमेंट करनी है, और भी बहुत सारे खेती से रिलेटेड जो टॉपिक है उसके ऊपर बहुत सारे फैक्ट्स या चीजें लिखी हुई हैं। अ गुड रेनी सीजन इज वन व्हेन 1/3 ऑफ द एनुअल रेनफॉल अकर्स एट द बिगिनिंग श्रावण, जुलाई और अगस्त, एंड एट द एंड ऑफ द सीजन कार्तिक, अक्टूबर, नवंबर, एंड 2/3 इन द मिडल परुष्टपद, अगस्त, सितंबर, एंड अश्वयुजा, सितंबर, अक्टूबर। सो इसमें क्या लिखा हुआ है अर्थशास्त्र में? अच्छा रेनी सीजन उसी को कहते हैं कि इस साल अच्छी बारिश हुई। गुड रेनी सीजन किसे कहते हैं? जब पूरी बारिश का 1/3 हिस्सा जो है वो शुरू में ही आ जाए, श्रावण का महीना जो जुलाई अगस्त का होता है तब आ जाए, और एंड में आए कब? जब कार्तिक का महीना है, नवंबर, अक्टूबर नवंबर के आसपास, और 2/3 जो बारिश है वो बीच में आए। ठीक है, तो शुरुआत में और अंत में 1/3 आ जाए, 3 में से 1 हिस्सा आ जाए, और बीच वाला जो हिस्सा है जो अगस्त से सितंबर और सितंबर से अक्टूबर का समय है वहां 2/3 हिस्सा आ जाए। सो व्हाई डू यू थिंक द स्टेटमेंट वाज मेड? हिंट, डिड इट हैव एनीथिंग टू डू विद क्रॉप साइकिल? तो इससे क्या आपको पता चलता है, स्टेटमेंट से हमें क्या जानने को मिलता है? तो वही सारी चीजें अब हम आगे डिस्कवर करने वाले हैं। क्रॉप साइकिल से रिलेटेड है क्या? तो ये सारी चीजें आगे दी गई हैं, चलिए देखते हैं। सो सॉइल द फाउंडेशन ऑफ कल्टीवेशन। सबसे पहले हम सॉइल से शुरुआत करेंगे, लेकिन क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, चैप्टर ऑलरेडी बहुत लेंथी है ना, सो इसको हम सेकंड पार्ट से कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉयिंग दीज वीडियोस। कैसा लग रहा है? कुछ चेंजेस चाहिए तो प्लीज लेट मी नो। सो विल मीट वेरी सून विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Part 1 हमने कर लिया है। Keep learning, keep revising, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.